वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा हमारे बॉडी के अंदर 4 तरीके के टिश्यू होता है। उनमें से न्यूरल टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, मस्कुलर टिश्यू रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के अंदर आपको न्यूरॉन्स दिखने को मिलता है, ठीक है। सो न्यूरल टिश्यू एक न्यूरॉन्स आपको दिखने को मिलेगा जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स होता है। हमारे जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रही हैं, नर्वस सिस्टम्स की वजह से क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस रहता है बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। मान लीजिए कोई आपको बुलाएगा, ठीक है, वहाँ से कोई स्टिमुलस आ गया तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए पॉसिबल होता है, ये नर्वस सिस्टम की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम न्यूरॉन्स को बोलते हैं इन नर्वस सिस्टम्स की इकाई। न्यूरॉन्स आर एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। तो हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन एंड उससे फिर इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं। ब्रेन क्या होता है, उसके अंदर तो ढेर सारे बंडल ऑफ न्यूरॉन्स ही होता है ना, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपका बॉडी की डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट न्यूरॉन्स इस तरीके से सप्लाइड रहता है, जो कि सेंसरी ऑर्गन दे के ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उस चीज़ों को प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके वहाँ से निकलते रहता है कि और इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा, मस्कीटो बाइट किया, ठीक है। मस्कीटो बाइट करने के बाद न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है, नर्व्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगा। यानी के बाद ब्रेन उसके बाद क्या करेगा, और इफेक्टरी ऑर्गन, मान लीजिए आपके हैंड को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि मच्छर को मार डालो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये किसके थ्रू हो रहा है, नर्वस सिस्टम्स की वजह से हो रहा है। जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जो रहता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये एक एमसीक्यू है, अच्छे से याद रखिए। हमारे जो एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड के अंदर 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। नर्वस सिस्टम जो बनता है एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी नर्वस सिस्टम्स की रहता है कि वो एक्साइटेबल होता है, यानी कि जो जब भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस क्या है, कोई भी एक एनवायरनमेंट के अंदर जो बदलाव होता है, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा गर्मी हो रहा है, या तो जैसे मच्छर ने बाइट किया, ठीक है, या पीन चुभ गया, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो आने के बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटेबिलिटी होना, यानी कि इम्पल्स क्रिएट होना, ठीक है ना। तो इसलिए उनके पास वही कैपेसिटी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ढेर तरीके के सेल्स दिखने को मिलता है, सारे सेल एक्साइटेबल नहीं होंगे। उस सेल की, न्यूरल सेल्स के अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड्स में कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर साइड्स में कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से मान लीजिए यहाँ पर मच्छर आपको काटेगा, तो ये क्या करेगा, उसको कंडक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन होते हुए आपके ब्रेन तक चला जाएगा, ठीक है ना। वो खुद ही एक्साइटेड होगा, पहले एक्साइटेड होने के बाद उसको ट्रांसफर करेगा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सारे सेल्स के पास नहीं होता है। एक्साइटेबिलिटी जो होता है नर्व सेल्स के पास होता है एंड मसल सेल्स के पास होता है, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी होता है नर्वस सिस्टम्स की। न्यूरॉन्स जो होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। एक न्यूरॉन्स तो ऐसे होते हैं कि 1 मीटर के आसपास होते हैं, यानी कि पूरा पूरा आपकी पैर से लेकर ब्रेन तक की एक न्यूरॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट सेल लेंथ वाइज सबसे ज़्यादा रहता है। जब आप सोचते हो ना नर्वस सिस्टम्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है, ठीक है ना। किसी तरीके से वहाँ इस तरीके से एक पिक्चर आ जाता है कि न्यूरॉन्स सोचेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक बीच में एक सर्कल शेप स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलता है, फिर एक लंबा सा चीज़ें निकलता है, ठीक है। हम ऐसे सोचते हैं जब न्यूरॉन्स सोचते हैं, ठीक है ना। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड भी नहीं करेंगे, ये चीज़ भी याद रखिए, न्यूरॉन्स जो होते हैं कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। नर्वस टिश्यू, लेकिन नर्वस टिश्यू में कुछ न्यूरॉन्स को छोड़ के और कुछ टिश्यू सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं, वो डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि आप फिर सोचोगे ना, न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ब्रेन कैंसर कैसे हो रहा है, ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा ना। क्योंकि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। यदि न्यूरॉन सेल्स के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो डिवाइड कर पाएगा, फिर कैंसर कैसे हो जाता है।
क्योंकि नर्वस टिश्यू में कैंसर होता है, ठीक है ना, नर्वस टिश्यू में होता है, और टिश्यू बनाने के लिए आपको न्यूरॉन्स की ज़रूरत होता है, उसके अलावा कुछ ग्लियल सेल्स होता है, ठीक है, सपोर्टिव सेल्स होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, कुछ अलग अलग फंक्शंस करने में प्रोवाइड करता है, उसको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। एक्चुअली जो कैंसर या ट्यूमर होता है ग्लियल सेल्स में होता है, ठीक है। नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली यदि हम बात करेंगे एक न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जब भी हम न्यूरॉन सोचते हैं हमको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलता है। हम जो बात करेंगे हम एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं एक न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी रहेगा, मतलब एक सेल की जैसे न्यूक्लियस रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, अदर सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे रहेगा। उसके अलावा उससे कुछ ऐसे चीज़ें निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस आपकी दो तरीके के होते हैं, एक आपका हो सकता है डेंड्राइट्स, ठीक है, और एक होता है एक्सन्स। समझ में आए ना, दो सेल प्रोसेसेस होता है। डेंड्राइट्स जो होता है वो छोटा सा स्ट्रक्चर्स रहेगा, वो बहुत सारे ब्रांचेस आपको सेल बॉडी से निकलते हुए नजर आएगा। एंड एक्सन जो होता है, इस लंबे वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सन होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेल बॉडी होगा, सेल प्रोसेसेस हो सकता है, सिर्फ एक्सन आपको दिखने को मिलेगा, तो उस टाइप के न्यूरॉन्स को हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेल बॉडी है और सिर्फ वन एक्सन है, कोई भी डेंड्राइट नहीं है, यूनिपोलर होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स, एक एक्सन रहेगा, एक डेंड्राइट्स रहेगा, सेल बॉडी रहेगा, सेल प्रोसेसेस तो रहेगा, एक एक्सन है, तो बाइपोलर हो गया, दो प्रोसेसेस निकल रहा है, जो कि हमारे आई में देखने को मिलता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ढेर सारे डेंड्राइट्स आपको देखने को मिलेगा और एक एक्सन देखने को मिलेगा, ये होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। जब हम बात करते हैं हमेशा जो स्ट्रक्चर के बारे में, हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, आज भी हम वही चीज़ करेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे नर्वस सिस्टम्स के अंदर क्या होता है। मान लीजिए कोई एक सेंसोरी रिसेप्टर्स होता है, जैसे हमारे जो 5 इंद्रिय होता है ना, जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया, ठीक है ना, टंग हो गया, स्किन हो गया, इस तरीके से 5। तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी मतलब कि स्टिमुलस न्यूरॉन्स को रिसीव, मतलब कि स्टिमुलस जो है वो रिसीव होगा, ठीक है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के पास आएगा, याद रखिए, पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के पास आता है, डेंड्राइट से फिर आपका सेल बॉडी, समझ में आ रहा है ना, सेल बॉडी इस वाला एरिया, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन एक्सन होते हुए ये दूसरे न्यूरॉन्स को चला जाएगा, दूसरे न्यूरॉन्स की किसके पास जाएगा, डेंड्राइट के पास जाएगा, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सन्स, फिर वहाँ से फिर और दूसरा न्यूरॉन्स। तो उनकी जो पाथवे होता है कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्मली मैक्सिमम टाइम ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन होता है पासेस होता है, ठीक है। अच्छा, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 3 चीज़ों को फोकस करेंगे, हम देखेंगे सेल साइटोन या सेल बॉडी के बारे में, और प्रोसेसेस में हम डेंड्राइट देखेंगे और एक्सन्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक सेल बॉडी हो गया, दूसरा एक्सन, तीसरा होता है डेंड्राइट। सेल बॉडी सबसे पहले देखिए, तो सेल बॉडी जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, उनके सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा, वो स्पेरिकली वो प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसके अंदर आपको इस तरीके से ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस देखने को मिलेगा। ये जो ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस होता है इसको हम बोलते हैं निसिल्स ग्रैन्यूल्स। निसिल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाना न्यूरल सेल्स की एक प्रॉपर्टीज होता है। निसिल्स ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ये एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, यानी कि राइबोसोम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करता है, ये कुछ एंजाइम्स बनाता है, ठीक है ना, राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। इस एंजाइम्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जा रहा है, एक केमिकल की जरूरत होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसलिए वो इसमें हेल्प करेगा। तो देखिए न्यूक्लियस, उसके आपको सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर हम न्यूक्लियोप्लाज्म्स कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसलिए जो मैच्योर नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो डिवाइड कभी भी नहीं करेगा, ठीक है।
और उसके अलावा उसमें ना न्यूरोफाइब्रिल्स आपको देखने को मिलेगा, न्यूरोफाइब्रिल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, हम एक न्यूरॉन्स की बात कर रही हैं, एक न्यूरॉन्स की। ठीक है, अच्छा, तो उनकी सेल बॉडी ये हो गया। अच्छा, सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म्स प्रेजेंट होता है, इस साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस आपको डेंड्राइट्स के अंदर भी दिखने को मिलेगा, याद रखिए, लेकिन एक्सन में वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नोट्स में आप देख सकते दिखने को मिलेगा। सेल बॉडी में नीसेल्स ग्रैन्युल्स की बात हमने की है, तो जो कि रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे एक्सोन के बारे में। एक्सोन जो होता है ये सबसे उनके लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन होते हुए दूसरे न्यूरॉन्स को जा सकता है या दूसरे मसल्स को भी जा सकता है। मान लीजिए जब मच्छर ने काटा, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आएगा कि मच्छर को एक मार डालो, तो आपकी हैंड मसल कंट्रैक्शन होगा, तो वहाँ से न्यूरॉन से मसल को इन्फॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है, अच्छा, सो axon इज द लॉन्ग प्रोसेसेस विच कैरी द इंफो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सन की एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सन हिलक। मान लीजिए ये सेल बॉडी हो गया, ठीक है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स आपकी है। जब सेल बॉडी खत्म होगा और उसके बाद एक्सन स्टार्ट होगा, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं एक्सन हिलक। समझ रहे हो ना, एक्सन हिलक बोलते हैं। एक्सन हिलक एक ट्रिगर पार्ट होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से डेंड्राइट दे के क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। इन्फॉर्मेशन आने के बाद इन्फॉर्मेशन की एक पोटेंशियलिटी रहना ज़रूरी है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर वो चीज़ें आके समअप होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर आपने ऐसे महसूस किए होंगे, आपकी स्किन के ऊपर मच्छर ने बैठा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक वो चुभेगा नहीं। समझ रहे हो ना, एक बार मच्छर ने काटा उसके बाद आपको लगेगा। समझ रहे हो ना, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मतलब मान लीजिए आपकी स्किन के ऊपर बैठा है, आपके आस बगल में कोई है ना, तो वो बोलेगा मच्छर ने बैठा है, मतलब आपको पता नहीं चलता है। समझ रहे हो ना, तो उनकी जो स्टिमुलस है वो उतना स्टिमुलस आपको नहीं दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी स्किन के ऊपर मच्छर ने बैठा है। समझ रहे हो ना, इसलिए क्या होता है ना, डेंड्राइट्स दे के इन्फॉर्मेशंस आएगा। ठीक है, वो आपकी जो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सन हिलक में, इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे वो समअप होता है। तो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो समअप होने, यहाँ पे ट्रिगर होता है, समअप होता है। यहाँ पर मतलब कि वोल्टेज रेटेड सोडियम चैनल जो होता है यहीं पे ट्रिगर होगा, तो उसके बाद जो इम्पल्स है आपकी कैरी होगा एक्सन के अंदर। समझ में आया ना, तो इसलिए एक्सन हिलक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट डेंसिटी वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल यहीं पे ओपन होता है। सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेज जो एक्सन के अंदर जो फ्लूइड, ये एक्सन हो गया, इसके अंदर जो फ्लूइड्स आपको देखने को मिलेगा इसको हम एक्सोप्लाज्म्स कहेंगे। एक्सोप्लाज्म्स के अंदर जो फ्लूइड है ऑब्वियसली एक्सन की ग्रोथ में हेल्प करेगा, और उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उनकी जो टर्मिनल है, एक्सन की जो लास्ट एंड है, तो इस तरीके से वो ब्रांचेस हुई है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, हम उसको बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को जा सकता है, दूसरे मसल्स को जा सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू से बताई थी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम्स होता है उसमें दो तरीके के सेल, एक तो न्यूरॉन्स हो गया और दूसरे ग्लियल सेल होता है जो उसको सपोर्ट करेगा। ग्लियल सेल्स कई तरीके के हो सकता है। एस्टेरोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स को ब्लड से, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या होता है ना, डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, एस्टेरोसाइट सेल्स क्या करेगा, एस्टेरो मतलब स्टार जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करेगा, ब्लड से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट लेके आपके क्या नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी सेल जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की जरूरत होता है। तो एस्टेरोसाइट सेल्स की वही फंक्शन है, ब्लड वेसल्स एक साइड्स में है, न्यूरॉन्स एक साइड्स में है, वो क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वहाँ से मतलब कि न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन लेके इधर दे रहा है। इस जैसे ऐसे ही तरीके के एक सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्वान सेल्स। ठीक है, स्वान सेल्स जो होता है वो सारे न्यूरॉन्स में आपको दिखने को मिलेगा। तो स्वान सेल्स कैसे प्रेजेंट होता है, ये ब्लैक कलर में जो होता है ये स्वान सेल्स है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। कुछ न्यूरॉन्स के अंदर स्वान सेल्स क्या करेंगे, कुछ लिपिड्स की लेयर बनाएंगे। इस लिपिड लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। आई ना बात समझ में, वो ये लिपिड लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। उसके बाद उनके नाम ही चेंज हो जाएगा। ऐसा न्यूरॉन्स जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है हम उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। अन्य बात समझ में, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मतलब कि श्वान सेल जो रहता है वो सारे न्यूरॉन्स के पास रहता है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फैट सेल बनाएगा यानी कि लिपिड लेयर बनाएगा। यदि बना लिया उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। नॉर्मली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, एक सन सेल से दूसरे सन सेल के बीच में जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ गैप्स रहता है, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवियर। इनका नाम होता है नोड्स ऑफ रनवियर। वही नोड्स ऑफ रनवियर के अंदर आपको वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल अच्छे से देखने को मिलेगा। तो जब भी इंफॉर्मेशन इम्पल्स ट्रांसमिशन होना है तो एक नोड ऑफ रनवियर से दूसरे नोड ऑफ रनवियर, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे जैसे जंपिंग मूवमेंट हो रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया। तो इसलिए नर्व जो होता है, नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होता है, दैट इज वेरी फास्ट इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्योंकि जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उसके चारों तरफ तो कोई लिपिड लेयर नहीं है, तो इसमें सारे मतलब कि इस तरीके से इम्पल्स को जाना है। लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या हुआ, इस एरिया से इस एरिया, तो एरिया थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन की रेट होता है एकदम फास्ट हो गया। समझ में आए ना। अच्छा, ये हो गया एक्सॉन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स जो होता है ये इस तरीके से प्रोसेसेस हो गया, और ये एक एक्सटेंशन है सेल्स बॉडी की, जो साइटोप्लाज्म्स वगैरह है वो डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, द मोटर न्यूरॉन्स हैज मेनी प्रोसेस और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस रहता है। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हम मान के चलेंगे, इस तरीके से ये ब्रांचिंग हुआ है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये चीज़ याद रखिए, मैंने आपको बताई थी। एंड एक्सन जो होता है वो लेके जा रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, डेंड्राइट जो हो रहा है वो टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अच्छा, इट कलर्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स, मान लीजिए ये न्यूरॉन्स और कोई दूसरा न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देगा तो डेंड्राइट्स ही उसको रिसीव करेगा, ठीक है। जनरली शॉर्ट एंड विथ मेनी ब्रांचेस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो एक्सॉन की जो फंक्शंस रहेगा ये क्या होता है, देखिए, इम्पल्स ट्रांसमिशंस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, कोई चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस को है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट जो होता है दो तरीके का होता है, एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट एंड रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट आपकी डेंड्राइट्स होते हुए सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन होते हुए चला जाएगा दूसरे को, हम उसको एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सेल बॉडी टू एक्सॉन उसको हम क्या कहेंगे, एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपकी रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि एक्सॉन से चीज़ें सेल बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ये रैबिस वायरस के केस में देखने को मिलता है। रैबिस वायरस यानी कि जो वाटरफोबिया, हाइड्रोफोबिया डिजीज होता है, जलांतक हम जिसको कहते हैं, कुत्ता वगैरह काटने के बाद होता है, क्योंकि रैबिस वायरस जो है उनका चीज़ें रहता है। ये क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी गेट बी के अंदर भी, IIT एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा था, याद रखिए। यहाँ पर एंटेरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड दोनों ट्रांसपोर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व के बारे में, क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देख लिया, उसके बाद हम नर्व के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक न्यूरॉन्स बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा पिक्चर, एक सेल बॉडी रहेगा, उससे कई सारे डेंड्राइट्स निकल रहा है, और एक एक्सॉन है, ठीक है, उसको हम एक न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। वही न्यूरॉन्स की चारों तरफ यदि एक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा लेयर उसको कवर करके रखा है, वो लेयर एंडोन्यूरियम उसको हम बोलते हैं, कवरिंग को। एक कवरिंग के साथ जब रहता है हम उसको नर्व सेल्स, ठीक है ना, या नर्व फाइबर बोलते हैं। आए ना बात समझ में, यानी कि जब न्यूरॉन्स की चारों तरफ एक लेयरिंग चीज़ें देखने को मिलेगा, अब हम उसको न्यूरो फाइबर कहेंगे। तो न्यूरो फाइबर की कवरिंग को एंडोन्यूरियम हम कहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे एंडोन्यूरियम, मतलब एंडोन्यूरियम से कवर हुआ जो नर्व फाइबर है, मान लीजिए यहाँ पर 100 है, तो 100 नर्व फाइबर एक एरिया में जब इकट्ठा हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व फेसिकल्स, ठीक है ना। मान लीजिए इस यहाँ पे एक बंडल है, यहाँ पर 100 नर्व फाइबर है, 100 नर्व फाइबर है, तो इसको हम बोलेंगे नर्व फेसिकल्स बोलेंगे, ठीक है, नर्व फेसिकल्स। वही नर्व फेसिकल्स को जो लेयर कवर करके रखा है उसको हम बोलेंगे पेरीन्यूरियम। है ना समझ में, पेरीन्यूरियम। एक न्यूरॉन्स को जो कवर करके रखा है एंडोन्यूरियम, 100 नर्व फाइबर को जो कवर करके रखा है पेरीन्यूरियम। ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल हो गया, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, ठीक है ना। इस तरीके से बंडल आपको देखने को मिलेगा। ये होता है आपका इस बहुत सारे नर्व बंडल को, यानी कि नर्व फैसिकल्स को जो कवर करके रखा है उसको हम एपिन्यूरियम कहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर कुछ न्यूरॉन्स सोच रहे हो, फिर नर्व,
टर्म समझ में आए ना, न्यूरॉन्स बोलेंगे तो एक सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो नर्व जब हम बात कर रहे हैं, नर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ढेर सारे न्यूरॉन्स उसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, मेनी नर्व फासिकल्स यूनाइट टू फॉर्म नर्व, ठीक है। तो न्यूरॉन्स एंड नर्व आपको आई होप क्लियर होगा, एंड इट इज कवर्ड बाय द एपिन्यूरियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ टर्म आप याद रखिए, जैसे कि क्या होता है, न्यूरॉन्स, मान लीजिए ये न्यूरॉन्स की बंडल्स हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सिर्फ न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो क्या है, एक एरिया में है, इस एरिया में सेल बॉडी है, जिससे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी एट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, क्योंकि हमारे दो तरीके के नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कट जो रहेगा उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। वहाँ से जो चीज़ें निकल रहा है, जो न्यूरॉन्स निकल रहा है आपकी हाथ पैर को जा रहा है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि हमारे पेरीफेरी को वो सप्लाइड है, ठीक है। अच्छा, यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर यानी कि ब्रेन हो या तो स्पाइनल कॉर्ड हो, वहीं पे सिर्फ आपको सेल बॉडी की बंडल देखने को मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियाई। याद रखिए, न्यूक्लियाई हम उसको कहते हैं। यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में सेल बॉडी की बंडल देखने को मिलता है, उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। इसी तरीके से आक्सन की भी एक बंडल रहेगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ आक्सन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, हम उसको नर्व कहते हैं, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम उसको ट्रैक्ट कहते हैं। तो नॉर्मली हम बोलते हैं ना, उनकी मतलब कि नर्व डैमेज हुआ है, कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं, बातें आपने सुने होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो नर्व क्या है समझ में आया ना, आक्सन की बंडल हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वही आक्सन की बंडल यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा हम उसको ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। ये है आपकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़े उनकी टाइप्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। उनके टाइप्स जो होता है बहुत सारे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, थोड़ा आप फोकस कर लीजिए। जैसे फंक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ अफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा न्यूरॉन्स जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपकी ब्रेन हो गया, अफरेंट न्यूरॉन्स कहेंगे। जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हैंड और इफेक्टरी ऑर्गन को लाते हैं, इफरेंट कहेंगे। जो अफरेंट डिफरेंट दोनों को कनेक्ट करता है, हम उसको इंटरन्यूरॉन्स कहेंगे। और यदि माइलिन से प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। यदि माइलिन से प्रेजेंट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे हमने बात किए थे कि जैसे कौन सी स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल बॉडी है, यदि आपको सिर्फ एक्सन दिखने को मिल रहा है हम उसको यूनिपोलर कहते थे, ठीक है। एक एक्सन और एक डेंड्राइट्स आपको दिखने को मिल रहा है तो उसको हम बाइपोलर कहेंगे। यदि ढेर सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सन दिखने को मिल रहा है तो उसको हम मल्टीपोलर कहेंगे। तो इसी तरीके से उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब